हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो स्टूडेंट्स, आप सबों ने क्लास 11th खत्म कर लिए होंगे। 11th के सारे असाइनमेंट्स, न्यूमेरिकल्स आप सबों ने अच्छी तरीके से किया है, मुझे उम्मीद है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और चार्ज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग उस पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बात आती है वो आती है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। और चार्ज जब मोशन में होता है, किसी वायर में फ्लो करता है, तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बाद में समझेंगे कि क्या होता है। और चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लिखते हैं पहले डेफिनेशन। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन produce electric field as well as magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अब बात आती है मैटर। मैटर क्या होता है? तो आपको पता है कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर जो होता है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। और एटम जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी ने जाना होगा, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग और भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ और इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होता है चार्ज का? यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम होता है। कूलम, आगे आप पढ़ोगे कूलम लॉ भी पढ़ोगे, कूलम्स लॉ। कूलम, इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और भी हम लोग बात करेंगे, इसके छोटे यूनिट पे भी बात करेंगे। जैसे आपसे बोलेगा 1 माइक्रो कूलम, जैसे आपसे बोलेगा 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम? कूलम एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हम लोग इसको बोलोगे 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। आपसे बोलेगा 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, मिली कूलम एमसी से नोट करते हैं। ये क्या होता है? 1 × 10⁻³ कूलम। आपसे बोलेगा 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम, तो 1 नैनो कूलम बराबर कितना होता है? 1 × 10⁻⁹ कूलम। और भी बात हो आज आएगी इसमें, पिको कूलम, 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम बराबर कितना कूलम? तो 1 × 10⁻12 कूलम। और भी आता है 1 फर्मी कूलम बराबर 1 × 10⁻15 कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम बराबर इतना, तो 5 माइक्रो
मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और एटम जो होता है, एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। और एटम जो होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब है इसके पास नो चार्ज होता है, नो एनी चार्ज होता है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और नो चार्ज। नो चार्ज कहने का मतलब है अगर कोई एटम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या? उसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। और अगर उस एटम को आप चार्ज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से चार्ज करो? तो उस एटम को या तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो या उस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन ले लो। तो कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इन दिस प्रोसेस दैट एटम कैन बी चार्ज। वो एटम चार्ज हो सकता है आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग एनी इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे आगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग कुछ और बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर होता है। इलेक्ट्रॉन को आप बोल सकते हो नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। और इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड हो जाता है। क्वांटाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। हम लोग आगे बात करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मींस इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक है, चलिए। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बोलेगा तो स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय मास। मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर स्पेसिफिक चार्ज बताना होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेगा तो हम लोग क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन पे है ना चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और मास m क्या है, मास है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये आपको मिलेगा। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू कितना होगा, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इसी प्रकार आपसे पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, तो क्या करोगे, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास। चार्ज टू द मास के रेशियो के प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन। मतलब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे तो एक प्रोटॉन हो, उस पर चार्ज कितना होता है, तो होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 9.57 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg। जब इसको तुम सोल्व करोगे तो ओवरऑल मिल जाएगा 9.57 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg। कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरीके से आप स्पेसिफिक चार्ज आप निकाल सकते हो। अब हम लोग बहुत देर से चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि चार्ज आखिर है क्या। तो आप लोगों ने पहले ही देखा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज होते हैं। 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, चार्ज 2 तरीके से, एक पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस क्यू से डिनोट करते हैं और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज जिसको माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज हम लोग कहते हैं किस पे रहता है, प्रोटॉन पे। प्रोटॉन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है उस पे। हाँ, दोनों ही चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पता है, यहां तक कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड, हाँ, हालांकि इलेक्ट्रॉन पे पूछेगा तो यहाँ पर माइनस लगा होता है, और प्रोटॉन की बात करेगा तो प्लस रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अगर मॉड कहेगा तो ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडी। अभी जस्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है, कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, अब आप ही सोए हुए हो, ठीक है, आप न्यूट्रल, तो आपको चार्ज करने के लिए क्या खाना चाहिए? इट मीन्स उसी तरीके से आपको चार्ज करने के लिए या तो आपको कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया या आपसे कोई इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो वही प्रोसेस होता है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कितने प्रोसेस होते हैं? तो या तो तुम क्या करो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कर दो, या तो हम क्या करोगे, या तो फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, या इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। मींस द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या रब करने से। दूसरा क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। अगर दो बॉडी के बीच कांटेक्ट करवा दिया जाए तब एक दूसरे के बीच क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, दैट इज बाय यू कैन चार्ज एनी बॉडी। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, और तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मींस विदाउट कांटेक्ट। अगर कोई चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाएगा और टच नहीं करवाए, बस दोनों पास में लाया जाए, तो चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी क्या होगा, जो जैसे ही आप कांटेक्ट में लाओगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा। तो जो अनचार्ज है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, जो बॉडी चार्ज है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा, है ना। और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना हो जाए। होता क्या है कि अगर कोई चार्ज बॉडी एक है ना, ये चार्ज है, इस पे बहुत सारे चार्ज हैं, और किसी अनचार्ज बॉडी को लाया जाता है, ठीक है, जैसे इसके नजदीक लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से यहां ट्रांसफर होने लगता है। तो जैसे ही ट्रांसफर होगा तो एक बॉडी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो इसी प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के अगर एक अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करें। ठीक है, नोट हो गया है? आगे बढ़ते हुए अब हम लोग डिटेल में बात करें। जैसे देखिएगा, पहला यहाँ है चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप इसमें देखिए क्या होता है कि एक मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। आप लोग सब सिल्क क्लॉथ पहनते हो। जैसे ही इस ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ को, है ना, रब किया जाता है, आफ्टर रबिंग जैसे इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से यहां पर ट्रांसफर होने लगेगा। तो जैसे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा। ठीक है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा और इस पे क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक बात यहां से तुम ये चीज क्लियर कर सकते हो कि कहीं पर आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या समझोगे, यहां से इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, और कहीं पे आएगा निगेटिव चार्ज का मतलब क्या समझोगे कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब इसका मतलब पहले से इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है ना। अभी जस्ट आपने देखा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, और ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है
कि किसका किसका मास ज्यादा, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का। तो आप ये कह सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपसे ये भी पूछ लेगा कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना गुना। तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। कितना से? बाय 1837 गुना ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन से होता है। इन चीजों को आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है, तो आगे यूज में आएगा। तो आप यहां देखिए, जैसे इस दोनों को रब करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है जो पहले जो इस पे जितना मास था, इसने क्या किया, इसका मास घटना शुरू हो जाएगा। तो एक बात आप ध्यान रखो, कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब क्या समझोगे, वहां पर मास उसका डिक्रीज हुआ है। कहीं पर निगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या, मास क्या होगा, मास इस पे इंक्रीज। क्लियर है यहां तक कोई समस्या? तो हम ये कह सकते हैं कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, तब ग्लास रॉड पे क्या इफेक्ट होगा और सिल्क क्लॉथ पे क्या इफेक्ट होगा, हम उस पे बात करेंगे बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए, आफ्टर रबिंग डिफिशियंसी इन इलेक्ट्रॉन, देखो तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होता जा रहा है ना, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस बढ़ रहा है लेकिन इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये निगेटिवली चार्ज हो रहा है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया डिफिशियंसी इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, बिल्कुल। ये इस पे क्या रहा है, इस पे कौन सा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सारा, ठीक है। और ये क्या होता है, Q बराबर NE, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम लोग जस्ट इस पे बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि चार्ज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इस पे जस्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम लोग मतलब Q बराबर N इंटू ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये Q बराबर प्लस NE, बस यही अंतर। और वेट अगर बोलेगा क्या डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, तो वेट क्या होगा, ये डिक्रीज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा। तो हमेशा देखोगे ये सवाल फंसाता है, तुमको लगेगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो वेट इंक्रीज करेगा, नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो मास उसका घटेगा ना, तो दैट इज वाई वेट डिक्रीज। क्लियर है? आप इस पे देखो, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जैसे ही रब करेंगे सिल्क क्लॉथ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो पहले था इससे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इस पे लेकिन आएगा निगेटिवली चार्ज। अब ये जस्ट आपने देखा, इस पे कौन सा, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर N इंटू ई, ये क्या होगा, Q बराबर माइनस N इंटू ई, ठीक है। हम लोग जस्ट बात करेंगे इस पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। और वेट कैसा होगा, वेट इस पे इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे बढ़ने लगा रबिंग के बाद। ये
तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बाद अब हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? मीन्स द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग थ्रू कॉन्टैक्ट। मीन्स कॉन्टैक्ट के कारण अगर दो बॉडी के बीच में चार्ज ट्रांसफर होने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए या किसी मीडियम के थ्रू हो जाए। जैसे यहां पर आप देखिए दो चार्ज है, यहाँ एक चार्ज स्फीयर है जिसका कि रेडियस r1 है, इस पे नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? मान लीजिए q1 चार्ज। दूसरा चार्ज स्फीयर है, इस पे इसका रेडियस r2 है और इस पे चार्जेस कितने हैं? q2 है। और यहां मान लीजिए हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, ये है कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर है। अब कंडक्टिंग वायर से जैसे ही इस दोनों को कांटेक्ट में लाए हैं तो चार्ज क्या होगा? एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होगा? ट्रांसफर होंगे। और ये जब तक ट्रांसफर होंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब यहां क्या कह रहा है? चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। और पोटेंशियल अभी जस्ट समझना है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी। पोटेंशियल आप आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में समझोगे। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बॉडी टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। जब तक कि दोनों की अगर कैपेबिलिटी इक्वल हो गई तो चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द बॉडी। साइज ऑफ द बॉडी यहां कहने का मतलब क्या है? रेडियस की बात हो रहा है। मतलब चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का। मतलब जितना अधिक रेडियस होगा उतना अधिक वो चार्ज कंटेन कर सकता है। तो अभी आपने देखा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज ट्रांसफर होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। कहने का मतलब है जैसे आप देखिए कि यहां पर एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, और इसमें पूरा मान लीजिए वाटर यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, और एक यहां छोटा सा कंटेनर है और इसमें कोई भी वाटर भरा हुआ नहीं है। दोनों को हम ज्वाइन कर दें यहां से, ठीक है, किसी माध्यम से, तो वाटर क्या होगा? वाटर फ्लो करने लगेगा। और वाटर तब तक फ्लो करता रहेगा कि जब तक कि इसका लेवल यहां तक था, इसमें तो भरा हुआ है, तो वाटर यहां से निकल के इसमें चला जाएगा। तो दोनों का लेवल मान लीजिए यहां हो गया, वाटर यहां तक फैल हो गया। जब दोनों का लेवल यहां तक आ जाएगा तो वाटर का फ्लो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मतलब इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गया। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं चार्ज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ द बॉडी, दैट मींस रेडियस ऑफ द बॉडी। अब हम लोग बात करेंगे, ये सवाल आपके जेई और नीट में बार बार पूछे गए हैं कि चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो पहले बॉडी पर चार्ज Q1 था, दूसरे बॉडी पे चार्ज Q2 था। तो आफ्टर ट्रांसफर मींस आफ्टर कंडक्शन पहले बॉडी पर नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे, दूसरे बॉडी पर नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे, ये सवाल पूछा जाता है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि चार्ज जो होगा Q1 बाय Q2, जो पहले इनिशियल चार्ज होगा वही फाइनल चार्ज के बराबर होगा। मींस हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 जो होगा इज इक्वल टू Q1 डस्ट प्लस Q2 डस्ट के बराबर होगा। मतलब कह सकते हो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, मींस सम ऑफ इनिशियल चार्ज सम ऑफ फाइनल चार्ज के बराबर होंगे। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं Q1 बाय Q2 जो होगा वो R1 बाय R2 के बराबर हो, रेशियो इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द चार्ज आफ्टर कंडक्शन ऑन ईच सरफेस। मान लीजिए पहला सरफेस से इसका रेडियस मान लीजिए r है, दूसरा सरफेस से इसका भी रेडियस मान लीजिए r है, ठीक है। इस पे मान लीजिए है 4q चार्ज है और इस पे नेट चार्ज 0 है, इस पे किसी तरह का चार्ज नहीं है, इस पे 0 है। तो आपसे बोला जाए फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस आफ्टर कंडक्शन। मतलब दोनों के कंडक्शन के बाद, कांटेक्ट के बाद आपको बताना है कि चार्ज ऑन ईच सरफेस क्या होंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तो पता है चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, और इस पे मान लीजिए जो चार्ज था पहले इनिशियल चार्ज, इसको Q1 मान लेते हैं। Q1 का वैल्यू कितने हैं? 4q। अच्छा, इस पे जो चार्ज था इस पे तो कुछ है नहीं Q2, इसका वैल्यू क्या है? 0।
तो सम ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2, इनिशियल क्या है Q1 प्लस Q2 मिल करके कितना है 4Q है 4Q है। अच्छा, और हम लोग ये कह सकते हो 4Q है। अब ध्यान देने वाली बात है, दोनों का रेडियस क्या है सेम है, मतलब दोनों का जो साइज है वो सेम है। जब साइज सेम रहेगा तब दोनों इस सरफेस पर चार्ज क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से थोड़ा यहां पर समझते हैं। हम लोग ऐसा करें क्या कि Q1 बाय Q2 जो होगा फाइनल, तो फाइनल के लिए 10 लगा दे रहे हैं। फाइनल के लिए हम लोग फाइनल के लिए हम लोग 10 लगा दे रहे हैं। Q1 10 अपॉन Q2 10 क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं R1 बाय R2 के बराबर होगा। अच्छा, R1 कितने हैं R था, दूसरे पे कितने हैं R2 कितने हैं R, मतलब R बाय रेशियो कितना हो गया 1:1। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं 1 + 1 मिलकर के कितने होंगे 2 पार्ट्स हो गए ना। तो 2 पार्ट्स मिल करके कितने होंगे, इनिशियल चार्ज कितने हैं 4Q, तो 4Q 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। 4Q जो होंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो एक एक पार्ट दोनों को मिल गया ना, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक पार्ट आप इस पे जो कंडक्शन के बाद Q1 10 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस पे 2Q होंगे, और इस पे जो Q2 10 का जो वैल्यू होगा ये भी कितना होगा 2Q। यही आपका आंसर। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में समझ लिए। ऐसे आप याद रखोगे, अगर दो चार्ज सरफेस जो है दोनों का साइज सेम है तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर तो होंगे ही, जो चार्ज होंगे सम ऑफ चार्ज जो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। आप यहां देखिए दोनों का साइज सेम था, तो हमने यहां प्रूफ किया, तो 1 + 1 कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, 2 पार्ट्स कितने 4Q में डिवाइडेड हो गए, तो एक पार्ट को इसको कितने मिलेंगे 2Q, और इसको क्या मिलेंगे 2Q। और अगर ये साइज अलग अलग होता तब क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते, तो आपका जवाब होता नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इतना पहले नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपसे पूछा जाए कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस आफ्टर कंडक्शन या कॉन्टैक्ट के बाद किसी प्रकार इस दोनों चार्ज स्फीयर को क्या कर दिया गया, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ले लाया जाए। ठीक है, तो मान लीजिए इस कंडक्टिंग वायर से इस दोनों के बीच में हम लोग कॉन्टैक्ट करवा दिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पहले चार्ज स्फीयर पर जिसका कि साइज क्या है रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, मतलब दोनों साइज क्या है इक्वल है। अब पहले पर 8Q चार्ज है और दूसरे चार्ज पर कितना है -4Q चार्ज है, मतलब हम लोग क्या कह सकते हो इनिशियल चार्ज अगर Q1 + Q2 जो होना चाहिए वो फाइनल चार्ज Q1 10 + Q2 10 के बराबर होने चाहिए। अच्छा, इनिशियल चार्ज अगर हम कहेंगे तो इस पे 8Q इनिशियल चार्ज इनिशियल चार्ज फाइनल के बराबर है, QI4 इनिशियल चार्ज, QF4 फाइनल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज कितने हैं देखिए, तो 8Q प्लस और यहां पर क्या है -4Q, इसको करोगे तो ओवरऑल कितना हो गया 4Q, मतलब टोटल चार्ज जो है इनिशियली कितने हैं 4Q है। तो इनिशियल चार्ज कितने हैं 4Q, तो इनिशियल चार्ज यही फाइनल चार्ज के बराबर हो गए, है ना। Q डैश कितने होंगे 4Q के बराबर हो। अब ये 4Q ही डिवाइड होगा इस स्फीयर और इस सरफेस। तो हमने जैसे ही वायर से कांटेक्ट करवाया इस पे जो 8Q चार्ज था अब 8Q रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये कुछ चार्ज यहां पर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पे कितना चार्ज बचेगा और इस पे कितना चार्ज बचेगा। ये सवाल समझने में बहुत दिक्कत होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, एससी वर्मा में भी दिया हुआ है, और जेई में भी हम सवाल करवाएंगे आगे, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान से समझोगे, बहुत मजा आने वाला है। मैं ये कहूंगा कि इनिशियल चार्ज कितने हैं 4Q है, दोनों मिला कर दिए तो अब पूछा जाएगा इस पे कितने चार्ज बचेंगे, इस पे चार्ज
तो हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे। आपको पता है चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के। इसका तो हम लोग ये कह सकते हैं Q1 बाई Q2, Q1 10 बाई Q2 फाइनल। ये फाइनल चार्ज है ऑन इस सरफेस, पहले सरफेस और दूसरे चार्ज दूसरे सरफेस पे। Q1 10 और Q2 10 डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे फाइनल चार्ज ऑन इच सरफेस। Q1 10 डिनोट कर रहा है पहले सरफेस को और Q2 10 डिनोट कर रहा है दूसरे सरफेस। ये किस पे होगा? तो रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। तो पहला का रेशियो R1 अपॉन R2। तो पहले पर कितने हैं? रेडियस R है। दूसरा जो सरफेस है उसका रेडियस R, मतलब रेशियो कितने होंगे? 1/1, मतलब 1, मतलब इक्वली डिवाइडेड होंगे। 1 पार्ट इसको 1 पार्ट इसको। तो टोटल इस दोनों को मिला दिए तो कितने हो गए? 1 + 1 कितने हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। तो 2 पार्ट्स कितने में डिवाइडेड होंगे? 4Q में। 2 पार्ट्स 4Q में डिवाइडेड हो गए। तो इस पे तो हम लोग ये कह सकते हो 2 पार्ट्स जो है वो 4Q को डिवाइड करेगा। तो इक्वली 1 पार्ट्स बराबर कितने होंगे? 1 पार्ट्स बराबर 4Q/2, मतलब कितने? 2Q। तो 1 पार्ट्स इसको है ना Q1 10, मतलब इसको कितने मिलेंगे? इसको मिलेंगे 2Q चार्ज और इसको कितने मिलेंगे? 2Q चार्ज। बस यही आंसर होगा। मतलब Q1 10 अपॉन Q2 10 ये कितने मिलेंगे? इसको मिलेंगे Q1 बराबर 2Q और इसको मिलेंगे 2। यही आंसर। तो क्या यहां से ये चीज प्रूफ हो गया कि साइज पर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि साइज दोनों का सेम था तो इनिशियल चार्ज 8Q - 4Q तो 4Q। तो इनिशियल 4Q तो फाइनल भी 4Q। तो 4Q चूंकि साइज इक्वल है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे सीधे 2Q। तो सीधे इस तरह के क्वेश्चन आप साइज देखते ही कर दोगे, सिर्फ इनिशियल चार्ज निकालोगे 8Q ± 4Q, 4Q ही 2 पार्ट में डिवाइडेड हो, 2Q और 2Q। इतना बस हम समझाने के लिए किए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटेगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट रहेगा उतना अच्छा आपका फिजिक्स। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग साइज अलग अलग अगर हो सकता है तो उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़े क्या? नोट डाउन हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक और एग्जांपल। देखिए कि ये एग्जांपल देखिए कह रहा है कि पहला जो स्फेयर है इसका रेडियस R है, इस पे 6Q चार्ज। दूसरा स्फेयर है, ये बड़ा स्फेयर है, इसके 3 गुना रेडियस है और इस पे -9Q चार्ज है। -9Q चार्ज है। आपसे पूछा फाइंड द चार्ज ऑन इस सरफेस आफ्टर कंडक्शन। कंडक्शन या कांटेक्ट के बाद, मतलब आफ्टर कंडक्शन क्या होगा? दो बॉडी के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा ना, अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो मान ली इसको किसी तरीके से क्या किया गया चार्ज करवाया गया है ना, थ्रू कंडक्टिंग वायर। मान लीजिए कंडक्टिंग वायर से इसको कांटेक्ट करवाया। तो बस वही फॉर्मूला देखो सॉल्यूशन में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आपने अभी तक ये देखा कि चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। अच्छा ये भी पता है आपको कि इनिशियल चार्ज जो होता है वो फाइनल चार्ज के बराबर होता है। कोई दिक्कत? अरे बोलो बोलो नो सर। तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर। तो देखो इनिशियल चार्ज निकालोगे तो 6 क्यूब प्लस ये कितने हैं? -9Q है। तो टोटल मिलेंगे कितने? Q इनिशियल बराबर Q फाइनल बराबर कितने मिलेंगे? देखो तो -3, मतलब -3Q चार्ज ही इस स्फीयर में डिवाइड होंगे और इस स्फीयर में डिवाइड होंगे। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखोगे कि अगर चार्ज इनिशियली निगेटिव में है तो दोनों में चार्ज जो डिवाइड होगा वो निगेटिव ही डिवाइड होगा। अगर दोनों ही चार्ज को ऐड करने के बाद इनिशियल फाइनल के बराबर अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव चार्ज दोनों में डिवाइड होगा। याद रहेगा? देखो नेगेटिव आया है मतलब नेगेटिव चार्ज इस दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो। क्लियर है? अब हम लोग इसमें कितने चार्ज डिवाइडेड होंगे, इसमें कितने डिवाइडेड होंगे आफ्टर कंडक्शन मींस आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इस पे हम लोग बात करेंगे।
तो अभी तक आपने जस्ट देखा है कि Q1 बाय Q2 जो होता है, Q1 डस डिनोट करता है फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर आफ्टर कंडक्शन। ये किस पे डिपेंड करेगा? Q2 डस डिनोट करेगा इस पे। तो अभी जस्ट आपने क्या देखा, ये डिनोट करता है R1 बाय R2, मतलब Q1 डस अपॉन Q2 डस का रेशियो R1 बटे R2। अब R1 क्या है? साइज ऑफ फर्स्ट, इसका रेडियस कितना है? R है, ठीक है। R2 किसको डिनोट करता है? इसका रेडियस कितने हैं? 3R। तो रेशियो पहले निकाल, देखो तो रेशियो कितना आएगा? 1/3। अभी 1/3 मतलब 1 पार्ट प्लस 3 पार्ट दोनों को ऐड करोगे तो कितने होंगे? 4 पार्ट्स। इसका मतलब ये जो -3Q चार्ज जो आया है इनिशियल फाइनल के बराबर, ये 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। -3Q विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो पहले को कितने मिलेंगे और दूसरे को स्फीयर को कितने मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, -3Q जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, तो 1 पार्ट किसके लिए है? फर्स्ट वाले का। तो Q1 डस बराबर, तो Q1 डस बराबर हम लोग ये कह सकते हैं 1/4 पार्ट इंटू -3Q। तो आ गया कितने? -3Q बाय, ये किसको मिलेंगे? पहले वाले आफ्टर कंडक्शन। इसको कौन डिनोट कर रहा है? Q1 डस। तो Q1 डस का वैल्यू कितने आ गए? -3Q बाय। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए Q2 डस को कितने मिलेंगे, इसको आफ्टर कंडक्शन, तो इसको डिनोट करते हैं Q2 डस से। तो ये, तो Q2 को कितने मिलेंगे? 3 पार्ट मिलेंगे ना, एक पार्ट इसको मिल गए तो इसको 3 पार्ट, किसमें में से? 4 पार्ट में। तो हम लोग इसको मिलेंगे 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स। इसको 4 पार्ट का 3 पार्ट मिला, कितने में से? -3Q। तो ओवरऑल देखो तो आया -9Q बाय, यही आ गया Q2 डस बराबर -9 बाय, यही आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे अब कोई भी सवाल पूछेगा, मुझे नहीं लगता है कि आपसे सवाल छूटेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस पे 5 पार्ट, इस पे 8 पार्ट, आप सिंपली इस तरीके से आप इसको डिवाइड करो। आप जेई मेन का क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर, आपको इस तरीके के बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या? चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग बाय इंडक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि बिना टच किए हुए, आपने ये देखा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रब करते हुए तब बॉडी चार्ज हो गया, अनचार्ज बॉडी। आपने देखा चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट, जब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट करवाया है, डायरेक्ट कांटेक्ट या थ्रू कांटेक्टिंग। और आपने देखा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन थ्रू कंडक्टिंग वायर या डायरेक्ट कंटेक्ट। उसके बाद आपने क्या देखा कि चार्ज क्या था, वो ट्रांसफर्ड हो गया, मतलब जो अनचार्ज बॉडी वो भी चार्ज हो गया। अब हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि आपने बस देखा बस और कोई बॉडी चार्ज हो गया, मतलब किसी अनचार्ज बॉडी के जैसे ही किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में न आते हुए उसके नजदीक में, जैसे ही एक चार्ज बॉडी है, जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन जैसे आपको बेसिकली समझना है, तो ये मान लीजिए ये एक चार्ज बॉडी और आपने किसी अनचार्ज बॉडी के जस्ट इसके नजदीक भी रखा, तो ये अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गया। मींस विदाउट कांटेक्ट अगर अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसका बहुत सारा प्रोसेस है, हम उस पर बात करेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हो, इट इज द मेथड यूज्ड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग द ऑब्जेक्ट टू एनी अदर चार्ज बॉडी। ठीक है, मतलब व्हेन वी ब्रिंग टू सब्सटेंस नियर टू ईच अदर, एक चार्ज दूसरा अनचार्ज, देन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि देयर इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, बट ऑब्जेक्ट आर नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगा बस।
चार्ज बॉडी उसके करीब आने से ही चार्ज होगी। जैसे आप देखो कि मान लीजिए यहां पर एक बॉडी है जो चार्ज है, ठीक है, आप यहां पर मान लो ये एक बॉडी है वो चार्ज है, इस पे टोटल प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये, और इस पे टोटल क्या है, मान लीजिए हमने कहा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है इस पे। और अगर हम एक अनचार्ज बॉडी को, ये मान लीजिए अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी को जैसे ही हम इसके नजदीक में ही रखे, होता क्या है, अनचार्ज बॉडी कहने का मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो जैसे हम इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में इस न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं, होता क्या है कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होके अब इसके संपर्क में आने से, अब ये न्यूट्रल है, इस पे इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज होगा जो इधर आ जाएगा, मतलब प्रोटॉन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, रीजन क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इसके पास जो प्रोटॉन था पॉजिटिव चार्ज था वो स्ट्रॉन्गली क्या हो गया, ये रिपेल कर गया, है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, और ये जो नेगेटिव चार्ज था ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बॉडी चार्ज हो गया, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गया। अब मान लीजिए कहानी यहां से ट्विस्ट आता है कि अगर ये इस चार्ज बॉडी को हम हटा लें तब क्या होगा, क्या ये बॉडी चार्ज रहेगा, अरे बोलो, क्या ये चार्ज रहेगा, थोड़ा सोचो, क्या सोच लिया, क्या जवाब दोगे, नहीं, ये अब चार्ज नहीं रहेगा, फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे ही इसको हम लोग रिपेल कर ले। थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं अलग से, ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ यह एक बॉडी है, इस पे टोटल प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी को यहां पर रखते हैं, न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी क्या करता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का वैल्यू क्या होंगे, सेम होगा। जैसे इस न्यूट्रल बॉडी को इसके नजदीक लाए, होता क्या है कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे जो इधर आ जाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होगा जो इधर आ जाएगा। मतलब अब आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या हम इस चार्ज बॉडी को बाहर हटा लें तो क्या ये न्यूट्रल बॉडी जो चार्ज हो गया था ये अभी भी चार्ज रहेगा, अरे यस और नो जवाब दो, क्या चार्ज रहेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो कैसे चार्ज होगा, तो अगर हम इसको अर्थिंग कर दें, देंगे तब क्या होगा, तब ये इसको हटा लेने के बावजूद भी ये चार्ज रहेगा, क्योंकि यहां से अर्थिंग करने के बाद निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, ये यहां से पूरा अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो चार्ज बॉडी बचेगा वो इस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेंगे, तब ये नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके, नोट कर लीजिए।